अब रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट रहता है वो लीटर में नहीं रहता, टन्स में रहता है। लीटर तो ये नॉर्मल लोगों के लिए पता, वी आर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए हमें और बाकी लोगों में। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी शुड नो दैट रेफ्रिजरेशन का जो कैपेसिटी रहती है वो हम टन्स में दिखाते हैं। ओके, वेलकम एवरीवन टू द इंजीनियरिंग। टुडे वी विल सी द इम्पोर्टेंट फार्मूले जो कि हमें वीसीआर सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगने वाले हैं। ओके, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट चिल। लोग बहुत हार्ड बताते हैं इस टॉपिक को, बट बहुत इजी है। ओके, अगर वीसीआर सिस्टम आपको स्टडी करनी है तो प्रॉब्लम्स मस्ट है, और प्रॉब्लम के लिए जो फॉर्मूले लगेंगे मैं लिस्ट कर दूंगा आपको। आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा है, नीचे जो लिंक दी हुई है वहाँ जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज जो रहती है वो एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, उसके जो चार्ट्स रहते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फार्मूला सीओपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये जो लेक्चर है इसमें हमें पहले की जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। जब तक आप वो प्रॉब्लम्स या जो भी डायग्राम्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए वो आपको नहीं आती है तो प्लीज़ जाइए 10-15 मिनट वहाँ पे इन्वेस्ट करिए, तब जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। 5 केसेस मैंने पहले सॉल्व करी हुई है, उसके ऊपर ही मैं 5 केसेस के न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। और एकदम इजी कंसेप्ट है जो मैंने लास्ट में बताया, 2-2 3-3 मिनट में एक एक डायग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे आपको। प्लीज़ देख लीजिए, चेकआउट दैट। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। ओके, सो प्लीज़ चेकआउट। तो सिंपली सीओपी क्या होता है ये हम पीवी डायग्राम से समझेंगे। ओके, जो 4 to 1 जो लाइन है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, वो इवेपोरेटर की लाइन है। सो इवेपोरेटर में हम कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन का जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, कूलिंग। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें उसे बोलते हैं, तो वो रहता है H4 to H1 रहता है। बट H1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है। ओके, और H4 की जो वैल्यू है वो कम रहती है, इसलिए हम H1 से H4 माइनस करते हैं। जो एंथैल्पी जो रहती है, ओके, तो एंथैल्पी 1 की ज़्यादा रहती है, 4 की कम रहती है, इसलिए हम लिखते हैं H1 माइनस H4। और जो भी COP मतलब इफ़िशेंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो हम अगर इफ़िशेंसी के बारे में बात करते हैं तो इफ़िशेंसी इज़ नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, सो इसमें आउटपुट जो है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। जब हम इनपुट के बारे में बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन में सिंपल है यार। जब हम, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपली हम रेफ्रिजरेटर में क्या लेते हैं, हम कूलिंग लेते हैं रेफ्रिजरेशन से। ओके, रेफ्रिजरेटर से जो कूलिंग लेते हैं वही हमारा आउटपुट है। और जो हम उसको देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट काय को देते हैं हम, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट जो देते हैं वो कंप्रेसर को। एक ही पार्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है रेफ्रिजरेटर का। सो रेफ्रिजरेटर का जो इनपुट रहेगा वो कंप्रेसर पावर रहेगा, और कंप्रेसर पावर जो कि हम पीएच डायग्राम में दिखाते हैं 1 to 2। सो एट अ पॉइंट 2 एंथैल्पी ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू एंथैल्पी एट पॉइंट 1। सो H2 माइनस H1। सो सिंपली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू H1 माइनस H4 एंड कंप्रेसर पावर इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। सो अल्टीमेटली COP ऑफ अ सिस्टम is equals to H1 minus H4 divided by H2 minus H1। अब इसका यूनिट, एज वी नो, एंथैल्पी का जो यूनिट है वो किलो जूल पर केजी रहता है। सो दोनों इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसका जो न्यूमरेटर है वो भी एंथैल्पी है और डिनोमिनेटर भी एंथैल्पी है। सो इजी है, जब दोनों डिवाइड करेंगे तो उसका जो यूनिट है वो भी कट हो जाएगा, और वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। सीओपी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, सो अगर आपको ये समझ में आया होगा, सीओपी बेस्ट पार्ट। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सीओपी पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन में सीओपी पूछा जाता है, डिटरमाइन द सीओपी ऑफ अ सिस्टम। ओके, अगर आपको ये समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, सो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंथैल्पी एट पॉइंट 2। ओके, तो इसके लिए हमें लगेंगी पीएच डायग्राम एंड टीएच डायग्राम। ओके, सो जैसे कि हमने देखा सीओपी का जो फॉर्मूला है H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। सो एट अ पॉइंट 2 हमें लगेंगी एंथैल्पी, जो फॉर्मूले में लगेंगी एंथैल्पी लगेंगी एट पॉइंट 2। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बट H1, H3, H4 जो भी हमें लगते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, रेफ्रिजरेशन का जो टेबल रहता है उसकी प्रॉपर्टीज रहती है उसके टेबल पे, एट व्हाट टेम्परेचर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो जब आप रेफ्रिजरेंट का चार्ट देखोगे, प्रॉपर्टीज का चार्ट, तो उसमें आपको टेम्परेचर मिलेगा डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर मिलेगा बार में, वॉल्यूम मिलेगा मीटर के ऊपर केजी में, एंथैल्पी मिलेंगी किलो जूल पर केजी में,
एंट्रोपी मिलेंगे किलो जूल पर केजी केल्विन में, और स्पेसिफिक हीट भी आपको मिलेंगी किलो जूल पर केजी केल्विन में। ओके, सो तो हमें पॉइंट टू कैसे डिटरमाइन करना है। ओके, तो हमें पॉइंट टू डिटरमाइन करना है। ओके, क्योंकि हमें सीओपी निकालना है। तो कैसे निकालना है ये तो मैं आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, बट आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एंथैल्पी एट पॉइंट टू इज इक्वल्स टू H2 डैश प्लस Cp यानी कि स्पेसिफिक हीट इनटू डिग्री ऑफ सुपर हीट। नाउ H2 डैश एंड H2 क्या होता है? H2 डैश जो रहता है वहाँ वो पॉइंट टू पे मिलेगा अपने को, टू के बाद मिलेगा जो हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन की जो केस पढ़ी थी उसमें हमें ये मिला था। ओके, मैंने, अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे उसका अभी भी लिंक दिया हुआ है। ओके, सो अगर आप देखेंगे टीएस डायग्राम पे तो H2 का जो टेम्परेचर है वो H2 डैश से ज़्यादा है। सो जब हम ये देखेंगे, जब हम H2 की वैल्यू निकालेंगे तब डिग्री ऑफ सुपर हीट जो रहेगा वो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। ओके, जो टीएस डायग्राम में दिखा हुआ है। ओके, तो ये प्रॉब्लम दिया रहेगा आपको न्यूमेरिकल में समझेगा। सो सिंपली एक बात समझ लो, H2 इज इक्वल्स टू H2 डैश प्लस Cp इंटू डिग्री ऑफ सुपर हीट। ओके, नाउ व्हाट इज Cp? स्पेसिफिक हीट। ओके, एंड डिग्री ऑफ सुपर हीट नॉर्मली बता देता हूँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस है सुपर हीटेड वेपर और सैचुरेटेड वेपर में का। ओके, वो जो डायग्राम पे आपको दिख रही है ब्लू लाइन से जो डिनोटेड किया हुआ है वो है टू 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 डैश जो लाइन है वो है डिग्री ऑफ सुपर हीट। जो T2 है और T3 है उसमें का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, हमें उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ओके, सो Cp इज अ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। So Cp is a specific heat at constant pressure. Okay, so Cp is equals to specific heat at constant pressure। उसका जो फॉर्मूला है, एक्चुअली हम डिटरमाइन Cp क्यों करते हैं? क्योंकि हमें S2 डिटरमाइन करना है, और S2 डिटरमाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके एंथैल्पी निकालनी पड़ती है। ओके, तो एंथैल्पी निकालने के लिए भी आगे बहुत फार्मूलाज है। ओके, टेंशन मत लो, जस्ट चिल, एकदम इजी है स्टूडेंट्स, इतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आरएसी लोग जिनको हार्ड बना देते हैं, आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम इजी सब्जेक्ट है। ओके, सो सीपी क्या रहता है? स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो हमें जब एंट्रोपी डिटरमाइन करनी रहती है एट अ पॉइंट टू, एक तो हमें सीपी पता करनी रहती है, तो एंट्रोपी हमें पता रहती है एट अ पॉइंट टू। तो उसका सिंपल फार्मूला है S2 इज इक्वल्स टू S2 डैश प्लस 2.3 Cp लॉग ऑफ T2 बाय T2 डैश। ओके, ये फार्मूला आप सिर्फ लिख लो, एक तो पीडीएफ डाउनलोड करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे सब मिल जाएगा आपको। ओके, सो ये आपको न्यूमेरिकल टाइम समझ में आएगा, जस्ट लिख लो। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, नेक्स्ट पैरामीटर। अबे कैपेसिटी खुद डिनोट करता है कि कितनी कैपेसिटी है हमारी रेफ्रिजरेटर की, यूजुअली डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट रहता है वो लीटर में नहीं रहता, टर्न्स में रहता है। लीटर तो ये नॉर्मल लोगों के लिए पता, वी आर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए हमें और बाकी लोगों में। ओके, वैसे भी हम बहुत डेंजरस रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी शुड नो दैट रेफ्रिजरेशन का जो कैपेसिटी रहती है वो हम टर्न्स में दिखाते हैं। ओके, तो टर्न्स क्या रहता है यूजुअली? तो टर्न्स एक कैपेसिटी है। ओके, रेफ्रिजरेशन की। तो हम कैपेसिटी को क्या करते हैं, जब हमें कैपेसिटी दी रहती तो कैपेसिटी को हम किलो जूल पर मिनट में जब कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में ज़रूरत रहती है। जब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे मास फ्लो रेट का, तो उसमें जो फार्मूला है वो है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो उसमें हमें इस फार्मूले की ज़रूरत गिनने वाली सिंपल है। आपको सिर्फ एग्जाम में इतने दिया रहेगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैविंग 10 टीआर कैपेसिटी, 12 टीआर कैपेसिटी, 8 टीआर कैपेसिटी। ओके, तो टीआर मीन्स टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये कुछ बहुत हार्ड नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, टर्न्स को लेना है, इंटू 210 करना है, 210। ओके, सो 210 से मल्टीप्लाई करनी है, 210 को मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के साथ, तो हमें मिलेगा किलो जूल पर मिनट। तो हम उसको यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला इन नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारा मास फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम। सिस्टम से जो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीओपी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, पावर ऑफ कंप्रेसर एंड दिस दैट मास ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम है। 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए। तो मास फ्लो रेट हमें कब हमेशा काय में मिलता है या केजी पे सेकंड में। तो टेंशन नॉट, एकदम सिंपल फॉर्म है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी
मतलब रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है, जो उसकी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम डिवाइड करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से। मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है उसको, और वो कितना जनरेट करता है उससे डिवाइड, मतलब कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन जो हमें है वो तो मिलेंगी PR इंटू 210, ओके, जो हमने kg पर मिनट में निकाली। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमें मिलेंगी, ओके। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मिलेंगी हमें वो किलो जूल पर सेकंड पे है, ओके। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली थी कि जो किलो जूल kg पर मिनट थी और एक किलो जूल पर सेकंड थी, तो हमें इसको कन्वर्ट करने का, अब ये कन्वर्ट कैसे करना है हमें न्यूमेरिकल में देखेंगे, क्योंकि अभी कन्फ्यूज हो जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट है पावर रिक्वायर्ड, ओके। तो पावर रिक्वायर्ड, कंप्रेसर को कितनी पावर लगती है, तो ये भी हमें पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी मशीन चलाने के लिए हमें पावर रिक्वायर्ड रहती है, वो पूछा जाता है, ओके। ये कभी मत समझना कि हमें कंप्रेसर जो रहता है, हम जो इसमें लेते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर पावर, ये कंप्रेसर पावर अलग है, वो कंप्रेसर पावर अलग है, वो एंथैल्पीज में है, ओके। और ये जो रहती है ये वैट में रहती है, किलो वैट, ओके, किलो जूल पर सेकंड में रहती है। तो इसका क्या रहता है, मास फ्लो रेट, जो भी मास फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेट का थ्रू द सिस्टम इन टू कॉम्प्रेसर पावर, जो कॉम्प्रेसर पावर मैंने बोला, जो हम COP में लेते हैं H2 माइनस H1, उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मास फ्लो रेट मिलेगा आपको MR में, ओके। MR मीन्स मास फ्लो रेट, वो हमें मिलेगा kg पर मिनट में, और जो कंप्रेसर पावर है वो हमें मिलेंगी किलो जूल पर सेकंड में, ओके। सो किलो जूल पर केजी में, सॉरी, तो किलो जूल पर केजी और केजी पर मिनट का जो है वो कट के हमें मिलेगा किलो जूल पर सेकंड या किलो जूल पर मिनट में मिलेगा, ओके, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये भी हम नेक्स्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, ओके। सो हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर, ओके। अगर ये फॉर्मूले थरली आपको याद रहे तो आप कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर, मतलब जो एवापोरेटर से हम हीट लेते हैं वो कंडेंसर में जो रिजेक्ट करते हैं उसको कितना, मतलब ऑब्वियसली जो हीट लेता है उसको रिजेक्ट करनी तो पड़ेगी, तो कितना रिजेक्ट करता है वो हमें निकालना है। कुछ नहीं करना, मास फ्लो रेट जो है सिस्टम का वो हमें मल्टीप्लाइड करना है किसके साथ, जो H2 माइनस H3। अब देखो पीएच डायग्राम में H2 कहाँ पे और H3 कहाँ पे, उसमें का जो डिफरेंस है, जो लाइन दिख रही है ब्लू, वो कंडेंसर में हम हीट रिजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं, ओके। तो वो इंटू MR मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ द सिस्टम, ओके, थ्रू द सिस्टम, सॉरी। सो जो हीट रिजेक्ट करते हैं उसको MR से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें उसका यूनिट मिलेंगे kg पर मिनट, क्योंकि जो kg पर मिनट जो है हमारा MR है, और ये जो मिलेंगे वो kg पर किलो जूल पर kg में मिलेगा, इसलिए हमारा वो अल्टीमेटली किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। अब हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर ये भी हो सकता है, और दूसरा फार्मूला जो है सिंपली जो गेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ सकता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क डन, ओके। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की लाइन है और प्लस वर्क डन की लाइन है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें हीट रिजेक्ट टू कंडेंसर मिलेगा, ओके, हीट रिजेक्ट टू कंडेंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मूलेज वाइल सॉल्विंग द VCR सिस्टम प्रॉब्लम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कोई भी एग्जाम में, ओके। तो ये जो फार्मूलेज है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 8 फार्मूले निकाले हैं मैंने, ओके। 8 में से 7 फार्मूलेज मतलब जो है वो है अलग अलग है, और जो हीट रिजेक्ट के है वो 2 फार्मूले हैं, उसमें भी एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा, एक गेट में काम आएगा, ओके। सो गो थरली विथ ऑल फार्मूलेज, क्योंकि हमें काम गिरने वाले हैं, स्कोर करने में भी यही काम आएंगे, सब्जेक्ट निकालने के भी यही काम आएंगे, और जो फार्मूलेज रहते हैं उस पे ही पूरा रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिपेंड है, क्योंकि जब हमें पीएच डायग्राम समझ में आएंगी, TS डायग्राम समझ में आएंगी, तब हमें फार्मूले समझ में आएंगे और तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ओके। थैंक यू।